नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 10 साल में भारत के मीडिया का नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। ऐसा नहीं है कि सभी गोदी मीडिया हैं, लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो सकता है वे पत्रकारिता के बजाय केवल नौकरी कर रहे हों, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि अब पूरे देश भर में मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। आप टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको खबर कुछ और दिखाई देगी, और अपने मोबाइल के अंदर यदि आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको वही खबर दूसरे रूप में दिखाई देगी। आखिर मीडिया की यह स्थिति क्यों हुई, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देश के बड़े पत्रकार आज मेरे साथ हैं, सुधीर सक्सेना जी। मैं आपको बता दूं, सुधीर सक्सेना जी बहुत लंबे समय तक माया से जुड़े रहे। वे केवल राष्ट्रीय स्टोरियाँ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तमाम सारी नेशनल और इंटरनेशनल स्टोरियाँ भी माया के लिए करते रहे हैं। आज सौभाग्य से मेरे स्टूडियो में हैं। इसके अलावा एक और गंभीर विषय है जिसे मैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो है एग्जिट पोल का। जो एक बहुत बड़ा पोल खुली है उसकी, कि एग्जिट पोल के नाम पर जिस तरह शेयर मार्केट को उठाया गया और जिस तरह 30 लाख करोड़ रुपए कुछ घंटे में गायब हो गए निवेशकों के, क्या वास्तव में ये एक बहुत बड़ा घपला है? क्या आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घपले के रूप में इसे याद किया जाएगा? सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद गंभीर विषय, और वो है गोदी मीडिया। आज हम मीडिया में काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है फील्ड में काम करना। हम कितनी भी निष्पक्षता के काम करें, निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं, तो आज मीडिया को जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने चश्मे से देखते हैं, कांग्रेस के लोग या विरोधी लोग हैं वो अपने चश्मे के देखते हैं। क्या वास्तव में अब बहुत दुष्कर कार्य हो गया है मीडिया का काम करना? आखिर इस देश में मीडिया का भविष्य क्या है? एग्जिट पोल और जो अभी उसके बाद चुनाव के वास्तविक नतीजे आए हैं, उस पर बातचीत की शुरुआत में एक दिलचस्प शेर से करना चाहूँगा। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। रऊनत शब्द जो उर्दू का अल्फाज है, लफ्ज़ है, इसका अर्थ होता है अहंकार। और ये अहंकार और ये शेर चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में सीधे सीधे इस देश के, इस महादेश के सर्वोच्च नेता पर लागू होता है, जिनके हाथों में इस देश की पिछले 10 वर्षों से बागडोर है। अब इस संदर्भ में आपको देखें, एक बड़ा फिल्मी गाना है, हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सजदा नहीं करेंगे। आप हसीन हो सकते हैं, आप ताकतवर हो सकते हैं, आप महान हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, आप अच्छे कारोबारी हो सकते हैं, लेकिन आप खुदा नहीं हो सकते हैं। और आपका सिजदा तो हम नहीं करेंगे, आपके समक्ष हम नतमस्तक तो नहीं होंगे। हम आपका सम्मान कर सकते हैं, हम आपका आदर कर सकते हैं। तो चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई बैनर हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, ऐसे किसी व्यक्ति का आदर कर सकती है, सम्मान कर सकती है। लेकिन वो चाहे कि उसके सामने सब लोग कोर्निश बजाएं, सजदा करें और झुके रहें, कोई प्रश्न ना करें, प्रति प्रश्न ना करें, और यहाँ तक कि सोचें विचारें भी नहीं, तो मुझे लगता है कि इस देश में अनेक संगठनों के साथ यही हुआ है, और मीडिया उसमें अग्रणी रहा है। जिसको कि हम वॉच डॉग की या चौथे खंबे की संज्ञा देते थे, उसका आचरण पिछले 10 वर्षों में ऐसा रहा है कि निष्पक्ष, निर्भीक, तटस्थ और मूल्यपरक पत्रकारिता करने वालों को अब शर्म आती है कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता को कलंकित किया है, और सुविधा के लिए जिन्हें गोदी मीडिया की संज्ञा दी जाती है। सुधीर भाई, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पत्रकारिता एक मिशन हुआ करता था, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हम 40 साल पहले यदि देखें, 30 साल पहले देखें, धीरे धीरे इसका पतन होता गया। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आया है वो कब तक सेसब अवस्था में रहेगा, कब तक अनमैच्योर रहेगा, कब तक उनके लोगों को हम ये कह के रूल आउट करेंगे कि अभी शुरुआत है, अभी ये प्रिंट मीडिया की तरह मैच्योर नहीं हुआ है। नहीं तो ये सब तो बहाने हैं। देखिए, प्रिंट मीडिया या विजुअल या ऑडियो विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, ये सब मीडिया के ही हिस्से हैं। माध्यम बदलता है, उससे मूल्य नहीं बदलते हैं, उससे लक्ष्य नहीं बदलता है। और आप जिन लोगों के बारे में या जिनके प्रति आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता नहीं बदलती है।
पत्रकारिता राजा राममोहन राय के ज़माने से लेकर आज समकाल तक जिन दौरों से गुजरी है, और आज़ादी की लड़ाई में उसका एक मिशन था देश की आज़ादी। देश की सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, आर्थिक दासता से, सारी चीज़ों से आज़ादी। और महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा लक्ष्य राजनीतिक आज़ादी नहीं है। स्वराज तक बात नहीं करते थे, वो सुराज की बात करते थे, वो मुक्ति की बात करते थे, और सत्य की लाठी से धरती को मुक्त की ओर ठेलने की कोशिश करते रहे। वो जीवन भर उन्होंने अखबार भी निकाले, उन्होंने प्रेस की स्थापना की, और एक बहुत बेहतरीन संपादक थे। और मैं उनको इसलिए भी बड़ा मानता हूँ, और एक बहुत बड़े पत्रकार मेरे लिए इस नाते भी हैं कि विश्व के ज्ञात इतिहास में वो पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिसने दोनों बाहाँ उठाकर कहा सत्य ही ईश्वर है, बाकी सारे लोग ये कहते आए हैं ईश्वर ही सत्य है। तो पत्रकारिता की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? किसी व्यक्ति या किसी दल या किसी संगठन के प्रति नहीं, उसकी प्रतिबद्धता सच्चाई के प्रति, मूल्यों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व बंधुत्व के प्रति, उत्थान के प्रति, प्रगति के प्रति और नेकी के प्रति होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति या किसी संगठन या किसी विचारधारा के प्रति होनी चाहिए। गोदी मीडिया इससे बिल्कुल च्युत हो चुका है। उसको अपने को मीडिया कहने का हक नहीं है, और कायदे से ऐसा कोई भारतीय दंड संहिता में प्रावधान नहीं है, अन्यथा इन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। सुधीर भाई, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है, आपने और मैंने जब पत्रकारिता की थी तब पत्रकारिता विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे। एक आध दो होगा तो पता नहीं मुझे, पर अधिकांशतः पत्रकारिता विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे। पत्रकारिता समाज के अंदर से ही निकल के आते थे, और समाज के अंदर से इतनी ट्रेनिंग लेके आया करते थे कि ऐसा लगता था कि उनके अंदर कोई आग है, इसलिए ये पत्रकार बने। कोई पत्रकार विश्वविद्यालय बना सकता है क्या? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय से निकल के पत्रकार आ रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। और वो नौकरी उसी तरह से है जैसे एक सेठ की नौकरी बचाने के लिए फिर सेठ जो काम कराना चाहे हमसे वो करा रहा है। तो इसको किस रूप में देखते हो आप कि क्या वास्तव में अब पत्रकारिता नहीं हो रही है, नौकरी हो रही है? और क्या ये जो विश्वविद्यालय हमें पढ़ाकर निकाल रहे हैं, क्या वास्तव में ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है? देखिए, महात्मा गांधी या माखनलाल चतुर्वेदी या पराड़कर जी या अन्य किसी भी आप बड़े संपादक या पत्रकार का नाम लीजिए, एक आध अपवाद होंगे तो बात अलग है, कोई भी किसी पत्रकारिता विद्यापीठ या विश्वविद्यालय में नहीं गया, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के मानक रचे। मक्सिम गोर्की के लिए गलियां, सड़क, चौराहे, किसान, मजदूर, खेत, खलिहान, कुलियां, गलियां, यही उनके विश्वविद्यालय थे। और इस पे ही उनकी जो बायोग्राफी है, मई यूनिवर्सिटी यानी मेरे विश्वविद्यालय लिखा गया। तो इन लोगों ने मानक रचे। और ये जैसा कि धर्म को बोलते हैं, धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है। आप जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल का आप धर्म और जाति और कुल नाम ले लेते हैं, लेकिन आप धारण किसका क्या करते हैं? आप अगर अपने आचरण में ईमानदारी को, सच्चाई को, नेकी को, अच्छाई को, परहित को, जैसे कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, या नरसिंह मेहता कहते हैं वैष्णव जन तो तेरने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो गुजरात में पैदा होकर अगर आप इस नरसिंह मेहता के आचरण पर, इस सीख पर, इस नसीहत पर, इस पाठ पर अगर अमल नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप वैष्णव जन नहीं हैं, आप कुछ और भले ही हो। अच्छा, इसके लिए क्या आप इनको भी दोषी मानते हैं जो एक उद्योगपति हैं जो सरकार से करोड़ों का, अरबों का लाभ लेते हैं, फिर उनका पहला कदम होता है कि वो मीडिया हाउसेस खरीद लेते हैं, फिर वो सारे मीडिया हाउस वाले उनके चाकर बन जाते हैं? तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है 10 साल में, यही प्रक्रिया जो आप नब्ज पे उंगली रख रहे हैं जब आप ये कहते हैं, पत्रकारिता जब तक पत्रकारों के हाथों में रही और सच्चरित्र और विवेकवान और किसी मिशन से जुड़े हुए लोगों के हाथ में रही पत्रकारिता थी। उद्योगपतियों का, नव कुबेरों का जब से उसमें प्रवेश हुआ है, शनैः शनैः ऐसी स्थितियां निर्मित होती गई कि एक मिशन एक व्यवसाय में बदल गया। पत्रकारिता लोगों के लिए एक मिशनरी जनहित के उपक्रम के बजाय एक कैरियर बनाने का साधन हो गया, पैसा कमाने का साधन हो गया। आदमी अखबार में पैसा लगाता है, मैगजीन में पैसा लगाता है, किसी उसमें पैसा लगाता है, तो एक इंडस्ट्री में पैसा लगाता है। आपको पाठक नहीं चाहिए, आपको सब्सक्राइबर चाहिए। लेकिन सुधीर भाई, इस देश में रामनाथ गोयनका भी हुए जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उसके बाद उन्होंने मीडिया संस्थान खड़े किए, लेकिन उनका इंटरफेरेंस नहीं था वहाँ। संपादकीय में कोई दखल नहीं देने देते थे।
तो ऐसे भी तो लोग हुए हैं ना कि जो धन कुबेर तो गोयनका जी भी थे। देखिए, धन धन कुबेर होना कोई बुराई नहीं है। आप कोई भी उपक्रम बिना धन के नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन आप जिन चीज़ों में लगा रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है और आप क्या वातावरण देकर किस तरह का उत्पाद निकालना चाहते हैं, यह ज़्यादा मायने रखता है। तो जब सत्य का स्थान सनसनी ले ले, सत्य का स्थान जो है सत्ता ले ले और उसके इशारे पे नाचें आप कठपुतली की तरह, तो आप क्या पत्रकारिता करेंगे? आपके अंदर जब तक जिजीविषा नहीं है, आपके अंदर जब तक सच के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, सच को जानने की, सच को व्यक्त करने की ललक को साहस नहीं है, तब तक माफ़ कीजिएगा, आप अच्छे पत्रकार तो हो ही नहीं सकते हैं, बड़े पत्रकार भी आप कतई नहीं हो सकेंगे। सुधीर भाई, हमने ये देखा है इस जीवन काल में कि इंदिरा जी को भी अच्छे पत्रकार पसंद नहीं थे। इंदिरा जी ने भी पत्रकारिता पर बहुत बड़ा एक तरह से कहना चाहिए इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से एक आतंक बरपाया था, जिस तरह उन्होंने दबाया था, जिस तरह आवाज़ दबाई गई मीडिया की, तो आप ये, और आज जब नरेंद्र मोदी और उनके लोगों ने ये किया तो आज राहुल गांधी गोदी मीडिया का नाम बोलते हैं, तमाम पत्रकारों को गरियाते हैं। क्या कल मान लीजिए कांग्रेस ही वापस आ जाती है किसी कारण से, या उनकी विचारधारा के लोग आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस देश में पत्रकारिता स्वतंत्र हो जाएगी? आपको लगता है कि क्या कोई सरकार पत्रकारों को स्वतंत्रता देगी? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि फिर से हम भारत में उस युग की वापसी कर सकते हैं कि जब हम सत्ता से सीधे आंख में आंख डाल के प्रश्न पूछ सकें? देखिए, आदर्श स्थिति तो वही है कि आप सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पूछ सकें। मैं इमरजेंसी की देन हूँ। अगर 75 और 77 के दरमियान इमरजेंसी नहीं लगती तो शायद मैं कहीं और चला गया होता है, किसी और विधा में मैं अपना नसीब आजमाता। आपने मोदी युग की तुलना में इंदिरा गांधी का नाम लिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, ये उनके कैरियर का, ये उनके जीवन का एक स्याह पहलू है। लेकिन चीज़ों को लेकर या राष्ट्रीय हितों को लेकर या गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की जो उनकी ख्वाहिश थी, उसको अगर याद करें तो ये स्याह पहलू निश्चित ही एक बड़ा धब्बा है उनके कैरियर पर। लेकिन कांग्रेस के पूरी रिजीम में, मैं 2014 तक की बात करूंगा, 1947 से, और नेहरू जी तो नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार से जुड़े रहे, गांधी जी तो स्वयं, मैंने कहा कि बड़े पत्रकार और बड़े संपादक, हरिजन निकाला था। हाँ, तमाम इंडियन ओपिनियन निकाला, हरिजन निकाला, और तमाम पत्रकारिता के स्तंभों से जुड़े रहे और लिखते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिश अखबारों के लिए रिपोर्टिंग तक का काम किया दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। ये कम लोग जानते होंगे। इस 2014 को आप जो है एक विभाजक रेखा माने, अगर जैसे कि ईसा पूर्व ईसा पश्चात की बात, हाँ, प्री और 2000, तो उसमें आपको सीधे सीधे फर्क दिखेगा। पत्रकारिता में पत्रकारों को उपकृत करना एक बात हो गई, लेकिन जो आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुसार आपकी बोली आपके सुर में सुर नहीं मिलाता है, या कोई प्रश्न खड़ा करता है, या जनता के हितों के मद्देनजर आपसे कोई बात पूछता है, उसको दंडित करना, उसकी नौकरी पर किसी भी तरह से इस तरह की स्थितियां बना देना कि वो नौकरी छोड़ने को बाध्य हो जाए, या उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, इस तरह की घटनाएं तो मुझे नहीं लगता कि 2014 के पहले हुई होंगी, तो इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी। आज आप हालात देखिए क्या हालत हो रही है। सत्ता के मद में, जैसे मैंने कहा कि ये वक्त ने किसके रऊनत पे खाक डाल दी, तो इतना दम्भी और इतना अहंकारी। पत्रकारिता पे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर मैं एग्जिट पोल पे आना चाहता हूं क्योंकि समय की भी एक पाबंदी है। मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो पत्रकार है वो अपना परिवार चला रहा है, उसके घर में माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, और तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं। आज यदि वो मान ली अपने उसूलों पे काम करता है, वो अपने 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 ही संस्थान में टकराता है, तो सब जानते हैं 1 मिनट में बाहर कर दिया जाएगा और तमाम सारी जिम्मेदारी सड़क पे आ जाएगा। और हमने एक नहीं अनेक, मैं नाम गिना सकता हूँ, रवीश कुमार हैं, अविशार शर्मा हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हैं, अजित अंजुम हैं, ऐसे अनेक नाम है, एक लंबी सीरीज है जिनको एक रात पर सड़क पर लाके खड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने संस्थान में पत्रकारिता के लिए। हालांकि वो उनकी बहुत बुरी स्थिति नहीं है, यूट्यूब चैनल चालू किए, आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ये जो डर है, ये जो जिम्मेदारी एक पत्रकार के सिर पर है, उस जिम्मेदारी के कारण से वो समझौता कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आप उनको क्या संदेश देंगे एक सीनियर पत्रकार के रूप में? देखिए, पत्रकारिता के लिए आदर्श परिस्थितियां कभी रही नहीं हैं, और इसकी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी ना कीजिए। लेकिन अगर आप पत्रकारिता में आते हैं तो ये मान के आइए कि यहाँ पर अनिश्चितता रहेगी। आपको
विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहते हैं तलवार की धार पे धावनो है, तो जो तलवार की धार पर धावना है तो आपके पाँव में छाले भी पड़ेंगे, आपके पाँव में उसका घाव भी लगेगा, आपका खून भी बहेगा। लेकिन आप अगर न्यूनतम समझौते करके मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम कीजिए। और बहुत सारे पत्रकार कर भी रहे हैं, गोदी मीडिया ही कर रहा है, कितने लोग दलाली कर रहे हैं। बहुत जाके काम कीजिए, छोड़ दीजिए पत्रकारिता और उनके लिए रास्ता छोड़िए जो वाकई। ये जो अगला मेरा विषय है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल जो अभी आए हैं और वो धराशायी हुए हैं और उनके जरिए जो शेयर मार्केट का उठाव हुआ और करोड़ों रुपए नहीं लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए हैं। इस संबंध में आपके पास क्या सूचना है और क्या आप सोचते हैं कि ये खेल क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो, क्योंकि 1-2 घंटे में 30 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे हैं। इतनी बड़ी कभी मद्दी हुई नहीं भारत के इतिहास में। देखिए, मैं शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कल परसों हम लोग कहीं बात कर रहे थे, वहाँ पर कहा गया कि शेयर बाज़ार का खेल जो है इसमें गुजराती बहुत निपुण होते हैं। और उन्होंने कहा ये तेजड़िए और मंदड़िए वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं तो जानते हैं कब खरीदना है कब बेचना है। आपने इसकी बात कही तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खेल कम नहीं हुआ है। उसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के भी कहीं ना कहीं उस झमेले में घोटाले में हाथ काले हुए हैं। सुधीर भाई क्षमा चाहता हूँ बड़े भाई, मैं आपको रोका हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ना, ये मात्र 16,000 करोड़ का खेल है, लेकिन ये जो 1 घंटे में शेयर मार्केट 30 लाख करोड़, आप अंदाज तो लगाइए क्या खेल क्या है ये। हाँ, तो ये पूरी प्लान्ड है, ये पूरा दुष्चक्र, ये पूरी दुर्व्यसन, ये पूरा षड्यंत्र है जिसमें कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। और ये जो आपके एग्जिट पोल की बात करें तो जैसे कि आपने राजस्थान में देखा था कि पर्ची मुख्यमंत्री, तो इस बार कहा गया कि पर्चियां भेजी गई हैं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को, तो मैं कहूँगा पर्चियां नहीं भेजी गई, उनको मुहरबंद लिफाफे भेजे गए। पर्ची तो कोई भी रास्ते में पढ़ लेगा या जिसको डिलीवर करेंगे वो खोल के देख लेगा, या जो चिट्ठी रसां या कासिद होगा वो भी देख लेगा। तो मुहरबंद लिफाफे भेजे गए हैं। उन्होंने लिफाफा खोला, पढ़ा और बोल दिया। ये भी नहीं देखा कि उन्होंने कि उसमें औचित्यपूर्ण है कि नहीं। जहाँ जितने लोगों ने सीटें नहीं लड़ी उससे ज़्यादा सीटें आपने दिला दी तमिलनाडु में कांग्रेस को। लोजपा ने 5 सीटें लड़ी, आप उसको सीट दिला रहे हैं, 8 सीटें दिला रहे हैं। तो ये जो मूर्खतापूर्ण आचरण किया गया है, नतमस्तक होकर आंख मूंद पत्रकारिता है ये। इसके लिए मैंने पहले कहा कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ये नहीं कि चलो भूल जाइए। आपको लगता है कि एग्जिट पोल का जो पोल हुआ है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तक वो निष्कर्ष पर पहुंचे और पूरी जानकारी देश के सामने रख दी चुनाव से पहले, क्या इसकी भी जानकारी देश को मिलना चाहिए कि आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है, किसने ये घपला किया है, इतना बड़ा निवेशकों को नुकसान किसने पहुंचाया और ये पैसा किसकी जेब में गया? हाँ, पैसा किसकी जेब में गया ये खुद मैंने रखता। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा या नहीं लेगा अलग बात है, लेकिन इसकी सच्चाई तो सामने आना चाहिए। इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए किसी न किसी निर्भीक पत्रकार को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है और ये मूल पत्रकारिता के जो मूल उद्देश्य हैं उसको कहीं ना कहीं खंडित करता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है और ये एक मतलब विषय से थोड़ा विषयांतर करके मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में है कि आप उसका बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। और वो ये है कि चुनाव के अंतिम दौर में आते आते प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, खासकर ये बनारस में जब वे क्रूज़ पे चल रहे थे और एक चैनल को बयान दिया था कि पहले उन्हें लगता था कि वे बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं, माँ की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उनको तो भगवान ने भेजा है और वे भगवान के एक मैसेंजर टाइप है। एक तरह से उन्होंने कहा कि वे एक अवतार टाइप हैं, एक पैगंबर टाइप हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी कुछ भगवान के काम से इस पृथ्वी पे आए हैं और भगवान का ही काम कर रहे हैं? देखिए, मनोविकारों के संदर्भ में एक टर्म आता है मेगलोमेनिया। हमारे रामायण में एक प्रवृत्ति आती है नारदीय वृत्ति। नारद जी अपने रूप पे बहुत मुग्ध थे, बाद में जो उन्होंने पानी में जाके देखा चेहरा अपना तो उनको समझ में आया कि वो क्या है। हमारे कालिनेमी का प्रसंग भी आता है। तो इनके प्रवक्ता उड़ीसा में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि आत्ममुग्धता या आत्मश्लाघा या प्रवंचना का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। किसी को अगर ये भ्रम हो जाए कि वो महाबली है,
वो अविनाशी है, वो ईश्वर का अवतार है, तो उसका इलाज तो कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर के लिए भी कहते हैं, हे ईश्वर, ईश्वर से डरो। ऐसे लोग किससे डरेंगे कहना मुश्किल है। और एक प्राकृतिक न्याय या एक ईश्वरीय न्याय अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि वो न्याय अंशतः हो चुका है। दंभ निकल गया है, रस्सी के बल निकल गए हैं। बाकी आने वाला वक्त तय करेगा कि उन्होंने इस चुनाव के नतीजों से कितना सबक मिला है। हमें तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस देश का भविष्य सुरक्षित रहे और फिर से ऐसा वातावरण बने जहां मानवीय और नैतिक और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना हो सके और सरकारी एजेंसियों के जरिए दमन, उत्पीड़न और प्रतिशोध का बर्बर दौर न चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। आज हमने 2-3 विषयों पे बात की, लेकिन आज देखिए सुधीर सक्सेना जी की नॉलेज कितनी ज़्यादा है, उनका ज्ञान कितना है कि उन्होंने हर प्रश्न का सटीक और सीधा जवाब दिया। जहाँ तक गोदी मीडिया की बात है तो सुधीर जी का सीधा सीधा संदेश है उन पत्रकारों को कि आप कोई और काम चुन लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका परिवार आपके पीछे है, आप पत्रकारिता ना करके कि यदि नौकरी के करने उद्देश्य से कर रहे हैं तो कृपया पत्रकारिता पे एहसान ना करें और आपके लिए बहुत सारे और दरवाजे खुले हैं और व्यवसाय चुनिए। यदि आपने पत्रकारिता को अपना धर्म चुना है तो इसके तमाम सारे रिस्क के लिए भी तैयार रहिए। देश को पत्रकारों की ज़रूरत है, केवल पत्रकारिता के नाम पे नौकरी करने वाले या व्यवसाय करने वालों की ज़रूरत नहीं है। दूसरों ने कहा है कि एग्जिट पोल को लेकर जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेता है तो कुछ जिम्मेदार लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है। आखिर देश की जनता को अधिकार है ये जानने का कि ये जो पैसा है जो 2 घंटे में गायब हुआ है निवेशकों का, आखिर ये किसकी जेब में गया है। और तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मान लेता है, भगवान जैसा मान लेता है, आत्ममुग्ध होता है, उसका क्या हासिल होता है ये देश की जनता ने अब चुनाव परिणामों में देख लिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।